कंफ्यूज कि यूरोप जाऊं या टर्की। तो देखें जी, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ये जो साउंड निकले इस पे घबरा सकते हो, लेकिन एजुकेशन के हवाले से आपने नहीं घबराना, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं सारे टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर कर दूंगा। मेरा अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? हम सबकी उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल विद न्यू वीडियो। तो काफी अर्से बाद यार वीडियो आ रही है। जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं कि यार यूरोप में जाऊं, जर्मनी जाऊं, इटली जाऊं या मैं टर्की जाऊं, या इस तरह के जो भी आपके दिमाग में सवाल आते हैं इनको कंपेयर करते हुए उन सब चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स। क्योंकि आप लोगों को पता है, आपका भाई अभी यूरोप गया हुआ था और वहाँ पे मैंने बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल की, वहाँ के स्टूडेंट से मिला, वहाँ का इन्वायरमेंट देखा, एजुकेशन वहाँ पे देखा, सिस्टम के वहाँ पे बच्चे किस तरह से आ रहे हैं और वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या प्रोस एंड कॉन्सिक्वेंसेज हैं वहाँ पे, और टर्की के हवाले से क्या है। तो उन तमाम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके हवाले से मैंने इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों से पूछा था कि अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो आप बताओ, ताकि मेरी एक क्वेश्चन लिस्ट में ऐड हो जाए कि पता चले कि हाँ पब्लिक को ये भी चाहिए। तो उन तमाम टॉपिक्स को आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, तो इसके अंदर डिस्कस करने के लिए यार बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एक लिस्ट में बनाना और कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले ना हम दो कैटेगरीज बनाते हैं। एक वो कैटेगरी उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और एक कैटेगरी वो जो कि अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे एजुकेशन के लिए। ये दो कैटेगरीज होगी। नंबर वन, जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, जो कि कंट्री में लाइक आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह या कोई भी काम वगैरह पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके खुद को अपनी एजुकेशन फीस भी वहाँ पे देना चाहते हैं, अपना रहना पीना खर्चा पानी पीना भी निकालना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि यार मैं टोटली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ वहाँ पे और मैं अपने पेरेंट्स वगैरह से कुछ भी ना लूँ आउट ऑफ कंट्री जाके। और दूसरे आते हैं वो स्टूडेंट्स जो कि एक कुछ हद तक का सोचते हैं कि लेट्स सपोज यार कि चलो मेरी एजुकेशन फीस पेरेंट्स वगैरह दे देंगे, मैं सिर्फ रहना पीना देख लूँ, या रहना पीना पानी खाना पीना जो भी एजुकेशन फीस है वो सारे पेरेंट्स ही देंगे, मुझे सिर्फ वहाँ पे जाना है और घूमना फिरना और सिर्फ पढ़ना है। तो इन दो कैटेगरीज को अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो टोटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स है यार, उसके लिए तो टर्की बेटर है, क्योंकि टर्की इज मच मोर चीपर देन द यूरोपियन कंट्रीज। और यूरोपियन कंट्रीज में चाहे आप जिस कंट्री में चले जाओ वहाँ पे एक्सपेंसिव है बनिस्बत टर्की के। हालांकि आजकल टर्की के रेट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हुए हैं, बट स्टिल यूरोप जो है ना वहाँ पे खाना पीना और जो ट्रैवल एक्सपेंसिव है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत टर्की के। नॉर्मल चीज़ों के रेट्स अगर हम डिस्कस कर लें वहाँ पे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सिमिलरली एजुकेशन फीस भी यूरोपियन कंट्रीज में, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ने जा रहे हो, पोलैंड में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो वो मिनिमम भी 1500 यूरो पर सेमेस्टर, 2000 यूरो पर सेमेस्टर इस तरह से होती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी काफ़ी चेंजेस भी आ जाते हैं, बट ओवरऑल टर्की मच मोर चीपर हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो टोटली पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब दूसरे बच्चे जो कि टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपना खर्चा पानी पीना खुद रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, घर वालों पे बोझ भी ना आए, हम खुद अपने लाइक टोटली फाइनेंशियल तौर पे हर तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो लोग यूरोपियन कंट्रीज को सिलेक्ट करें। यूरोपियन कंट्रीज में भी यार ऐसा नहीं कि हंगरी चले जाओ, या बहुत ही हंगरी भी अच्छी कंट्री ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी कंट्री जाओ ना। जब आप जा रहे हो यूरोप में, आप जर्मनी जाओ, आप इटली जाओ, आप पोलैंड जाओ, तो उन कंट्रीज में क्या आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी देती हैं। मैं जर्मनी में दोस्तों से मिला हूँ, मैं पोलैंड में मिला हूँ, इटली में मिला हूँ, ऐसे लोगों से जो लोग वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट के, मास्टर्स के, पीएचडी के, पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह कर रहे हैं वहाँ पे, और उसके अंदर से इतना कमा लेते हैं कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह भी अफोर्ड कर रहे हैं, वहाँ पे अपना रहना पीना भी अफोर्ड कर रहे हैं। इवन काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो घर वगैरह भी खर्चा वगैरह भेज रहे हैं और कुछ सेविंग्स वगैरह भी कर रहे हैं। तो अगर आप यूरोप में जा रहे हो आप टोटली इंडिपेंडेंट हो सकते हो, लेकिन ये उस केस में वहाँ पे स्ट्रगल आपको भी करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी। टर्की में काफ़ी मुश्किल है जॉब वगैरह ढूंढना, इस्तांबुल में मिल जाती है कुछ ना कुछ, बट इस्तांबुल के लिए अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो तो कुछ ना कुछ मुश्किल है। लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यूरोप में भी है कंट्रीज में, बट वहाँ पे इंग्लिश फिर भी कुछ ना कुछ बोल लेते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बोलते। तो ये पहले दो मेन कैटेगरीज हो गई। अब इनके अलावा हम आते हैं सबसे पहले तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि यार वहाँ पे मस्जिद वगैरह नमाज वगैरह अवेलेबल है, हलाल खाना मिलता है या नहीं मिलता। तो यार ये डिपेंड करता है कौन सी कंट्री की कौन सी सिटी में हो। मैं पोलैंड में लुबलिन में था, और लुबलिन में सिर्फ एक मस्जिद थी, और मैं सिर्फ जुमा की नमाज़ पढ़ने वहाँ पे जाता था, जो कि कोई 4-5-6 किलोमीटर मुझसे दूर थी। वहाँ तक मैं बस वगैरह करके जाता था और वहाँ जुमा की नमाज़ पढ़ता था। हलाल गोश्त वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था हमारी सिटी में। अगर आपको हलाल गोश्त चाहिए होता था तो आप लोगों को 2 घंटा ट्रैवल करके मेन जो वारसा था वहाँ से जाके ख़रीदना पड़ता था, तब आप ले सकते थे। सिमिलरली आपको अजान कभी सुनाई नहीं देगी, वहाँ पे मस्जिदें ही नहीं हैं। और जो थी मैंने बताया आपको, वहाँ पे भी अजान अलाउ नहीं थी आउटसाइड में, वो सिर्फ अंदर ही मस्जिद के अंदर ही अजान देते थे। वो भी एक घर टाइप था, कोई गुंबद वगैरह या मीनार वगैरह नहीं थे। तो ये कुछ कंडीशन हैं वहाँ पे।
अदरवाइज लाइक मैं ये डिपेंड कर रहा हूँ, सिटी पे भी डिपेंड करता है। मैं लुबलिन में था, लुबलिन में ऐसा सीन था। हाँ, अगर आप कैपिटल में हो पोलैंड में, वार्सा में, वहाँ पे मस्जिदें भी हैं, वहाँ पे हलाल खाना भी अवेलेबल है। बट टर्की में आप जहाँ पे भी होगे आपको हलाल फूड मिलेगा, चाहे आप केएफसी पे जाओ, मैकडोनल्ड्स पे जाओ, जहाँ पे भी जाओ, आपको फूड के हवाले से कोई भी बैरियर नहीं आएगा। आप इजीली कुछ भी चीज़ खा सकते हो, पी सकते हो। वहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किसी के अंदर पॉर्क मिक्स ना हो या इस तरह की कोई भी कंडीशंस वगैरह ना हो। ये एक थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है और मैंने भी फेस की थी वहाँ पे। नंबर 3, सेफ्टी के हवाले से कौन सा ज़्यादा सिक्योर है? स्टूडेंट्स के हवाले से, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के हवाले से। अभी मैंने ये जो आपसे इंस्टाग्राम पे पूछा था, ये देखो मैं क्वेश्चन ही ओपन करके बैठा हुआ था आप लोगों के, तो इसमें भी आया हुआ था। काफ़ी सारे पेरेंट्स कह रहे थे कि यार क्या फीमेल्स के लिए यूरोप सिक्योर है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है, तो ये ना वहाँ पे खतरा उनको। तो सबसे पहले यार फीमेल के हवाले से चाहे मेल के हवाले से दोनों कंट्रीज सेफ है। टर्की भी टोटली सेफ है, कोई इसमें टर्की के हवाले से कोई भी गलत बात नहीं है कि यार यहाँ पे अगर आप अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को अकेला भेजेंगे तो यहाँ पे उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होगा या गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करेगी। टोटली सिक्योर एरिया ये, टोटली मतलब साफ सुथरा ही होता है और टोटली सिक्योर है। इसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, मैं आपको यहाँ पे कोशिश करूंगा कि लिंक दे दूँ, आप उसको भी देख सकते हो। वो बेसिकली यहाँ पे टर्की में रहने वाली जो गर्ल्स थी ना, उन सब की वीडियो है कि वो उन लोगों ने यहाँ पे क्या फेस किया था, उन लोगों ने यहाँ पे जो रहे थे उनका टोटली एक्सपीरियंस है। और उस वक्त आपने जो जो क्वेश्चंस थे पेरेंट्स के, बच्चों के, एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, वो मैंने उनसे भी डिस्कस किए थे। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही सेफ हैं और दोनों ही मॉडर्न है। कल्चर वाकई पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट होगा, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से रहना चाहते हो। किसी जगह पे भी किसी तरह की भी कोई पाबंदी नहीं है। यूरोप में जो मोस्टली हॉस्टल्स है ना वो को थे, लेकिन आपको अकेला घर भी मिल जाता है, आप अकेला घर में भी रह सकते हो। टर्की में सारे हॉस्टल्स को नहीं है, अलग है, सेपरेट है। यूरोप में जबकि को थे। तो मतलब आप डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में, किस सिचुएशन में रहना चाहते हो। हर तरह की सिचुएशन अवेलेबल है। एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रेसिज्म एंड विच कंट्री इज बेस्ट फॉर वर्क एंड लिविंग। वर्क एंड लिविंग के हवाले से मैंने बता दिया, लिविंग कंडीशंस दोनों जगह बता दी, वर्क के हवाले से भी बता दिया। रेसिज्म के हवाले से यार, रेसिज्म टू बी ऑनेस्ट, रेसिज्म दोनों जगह पे है, चाहे वो टर्की हो चाहे वो आप किसी भी कंट्री दूसरे में जा रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो कंट्री मतलब वेलकमिंग है, फॉर श्योर वेलकमिंग है, बट देर इज स्टिल समथिंग गोइंग ऑन इन बिटवीन देयर हेड्स जिसके हम रेसिज्म कहेंगे। तो थोड़ा तो होता ही है। बाकी एट द सेम टाइम बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। टर्की में मेरी यहाँ पे कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से, हालांकि यूरोप में मेरी लड़ाई भी हुई है। मैंने एक पुलिस केस भी किया हुआ था एक बंदे के रेसिज्म के हवाले से ही, हमारी एक सिचुएशन बन गई थी, मैंने इंस्टा पे भी शेयर किया था। तो डिपेंड करता है कि यार आप कहाँ पे हो। बाकी रेसिस्ट थोड़ा ना थोड़ा हर कंट्री होती ही है। इनिशियल स्टडी, वीजा एक्सपेंसेस दोनों कंट्रीज के हवाले से यार, वीज़ा आपको टर्की का बहुत इजीली मिल जाता है। आप टर्की में जैसे ही एजुकेशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देती है और इजीली आप एजुकेशन वीज़ा लेके यहाँ पे आ जाए, तो कोई मसला मसाइल भी नहीं होता। हालांकि यूरोप में इसके वजह से मसला होता है। आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करते हो, यूनिवर्सिटी आपका बैकग्राउंड वगैरह, आपका फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ चेक करके आपको एक्सेप्टेंस लेटर देती है। एक्सेप्टेंस लेटर देने के बाद भी आप ब्लॉक अकाउंट्स वगैरह कुछ कंट्रीज में ओपन करते हो, उन सब के बाद भी एम्बेसी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है कि यार आप नॉन सीरियस हो। ये क्या बात हुई यार, मैं 20 लाख पे करके बैठा हूँ फिर भी नॉन सीरियस हो। तो इस तरह की चीज़ें फेस होती हैं लोगों के हवाले से। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बिटवीन यूरोप एंड टर्की, ये बहुत एक अहम क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के हवाले से टर्की में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है फ्यूचर के हवाले से। लेट्स सपोज मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ या कोई भी एक फील्ड कर रहा हूँ, अगर मैं टर्किश लैंग्वेज में नहीं कर रहा तो मैंने बहुत आगे डिफिकल्टीज फेस करनी है। अगर मैं टर्किश लैंग्वेज में कर रहा हूँ तब मेरे लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और टर्की में जो आपको पे करते हैं या फीस यहाँ पे है, जो भी आप उसको कह दो, क्या सैलरी वगैरह कह लो, वो बहुत कम है, बहुत कम है बनिस्बत यूरोपियन के, इवन हाफ से भी ज़्यादा कम है। ये लोग एक इंजीनियर को मैक्सिमम 6,000 तेले दे देंगे, 7,000, 8,000। हालांकि वहाँ पे अगर ये आपको सिर्फ 1,000 यूरो भी दे देंगे, वो यहाँ पे 14,000 तेले, 20,000 तेले बन जाएगा। आपको समझ आ रही है? तो ये चीज़ एक बहुत बड़ी मैटर करती है और इनकी अभी लीरा की वैल्यू बहुत डाउन होती जा रही है। तो फ्यूचर यहाँ पे तो एक किस्म का सिक्योर है ही नहीं मेरे ख्याल से। ये मैं पर्सनल आपको बता रहा हूँ। बाकी ये टोटली एक बंदे पे भी डिपेंड करता है कि बंदा कितना एक्टिव है। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं जो यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद यहाँ पे पूरी एक लिविंग अपनी ओपन करके बैठे हुए हैं, अपना घर वगैरह सब कुछ इस्टेब्लिश होकर बैठे हुए हैं। बंदे पे भी डिपेंड करता है, बट ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें तो आई गेस यूरोप में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कंट्री टू कंट्री भी इजीली मूव कर सकते हो। आपका पोलैंड में नहीं हो रहा, आप जर्मनी जा रहे हो, जर्मनी में नहीं हो रहा, इटली जा रहे हो, इटली नहीं जा रहा, फ्रांस जा रहे हो, यहाँ तो टर्की आपके पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ टर्की में ही आपने कुछ ना कुछ करना है। तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आई गेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा है बनिस्बत यहाँ के। इसके अलावा कैन यू वर्क पार्ट टाइम वाइल स्टडिंग इन टर्की, बिकॉज देखो लीगली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो टर्की की टर्म्स के अंदर है कि वो वर्क नहीं कर सकता, वर्क परमिट नहीं बनवा सकता।
हाँ, वर्क परमिट उसको नहीं मिलेगा, बट अगर वो कोई काम वगैरह करना चाहता है किसी जॉब पे, कोई जैसे वेटर वगैरह बनना चाहता है, या कहीं कोई ग्राफिक डिजाइनर है किसी बंदे के पास ठहरना चाहता है, इस तरह की कोई भी जॉब्स वगैरह, तो फॉर श्योर वो कर सकता है यार। माना ये लीगल नहीं है, बट हर बंदा कर रहा है इस तरह से। यूरोप में भी कर रहे होते हैं। यूरोप में अगर आपको, आप जर्मनी में आपको अगर हफ्ते के 20 घंटे अलाउ है, तो बच्चे क्या करते हैं कि यार 20 से ज़्यादा हमें काम करना है, ज़्यादा पैसे बनाने, क्यों? क्योंकि हम अपनी फीस वगैरह भी अफोर्ड करनी है। तो वो लोग क्या कहते हैं, अगर 1 घंटे का उनने 14 यूरो उनको देना था, तो वो से कहते हैं कि यार हमें 12 दे दो, हमें काम ज़्यादा दे दो। तो इस तरह का सीन चलता रहता है, ऊपर नीचे हो जाता है, और इसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पुलिस आके पकड़ लेगी यार तुमने 2 घंटे ज़्यादा काम कर लिया, या पुलिस आके इधर पकड़ लेगी कि आपने काम कैसे कर लिया। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई नहीं पकड़ने वाला। और अबाउट जॉब्स इन पाकिस्तान आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस इन टर्की या वहाँ पे यूरोप में, यार आप चाहे टर्की में करो चाहे यूरोप में करो, फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीबीएस के हवाले से तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, पीएमडीसी की लिस्ट में जाके कंफर्म करो कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो क्या वो पीएमडीसी की लिस्ट में तो है। ये तो नहीं है कि ब्लैक लिस्ट किया हुआ है उन्होंने, ए लिस्ट में है, या जो भी उनका लिस्ट का सिस्टम है उसमें देखो क्या ये वाकई इसकी डिग्री के बाद ये मुझे कबूल भी करेंगे या नहीं करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे इसी तरह किर्गिस्तान वगैरह में फंसे हुए हैं, क्यों? उनकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारी ब्लैक लिस्ट हो चुकी हैं, बच्चे 2-2 3-3 साल कर चुके हैं, अब उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। मेरे अपने पास डीएम्स में हज़ारों मैसेजेस पड़े हुए हैं, बच्चे कह रहे हैं कि यार किसी तरह से हमें टर्की ट्रांसफ़र कर दो, किसी तरह से हमारा टर्की में किसी यूनिवर्सिटी में मूव ऑन हो जाए, वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, और टर्किश यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं। तो एमबीबीएस के वाले से सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी कंफर्म करो कि वो ब्लैक लिस्ट में ना हो और सही हो। अगर वो सही है तो यार आप डिग्री करने के बाद फॉर श्योर पाकिस्तान में आके आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको वो करना होगा, एग्जाम तो आपको हर हालत में देना है। आप तो पाकिस्तान में पढ़ने वालों को भी देना मेरे ख्याल से। तो ये सिचुएशन है एमबीबीएस के वाले से। तो ये थे यार हम सब के क्वेश्चंस। आई गेस मैंने तकरीबन कोशिश किया है, हमने इसमें फूड को भी डिस्कस कर लिया, हमने एजुकेशन को डिस्कस कर लिया, हमने पार्ट टाइम जॉब्स को और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस कर लिया, हमने इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स मेरे दिमाग में थे, सिक्योरिटी, सेफ्टी, हलाल हराम, इस तरह से मज़हब से, रेसिज्म के हवाले से, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस करनी। आई होप सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, इसके अंदर इंक्लूड हो गए होंगे। बट स्टिल अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ, या कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि यार इसको एक्सप्लेन करना चाहिए, ये एक अहम चीज़ है, आप कमेंट में मुझे डीएम करो, और मुझे अच्छा लगा, मैं रिप्लाई तो सबको ही करता हूँ। अगर आपका क्वेश्चन वाकई अच्छा हुआ तो मैं उसे पिन करके ठहरा दूंगा, उसका रिप्लाई एक एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा, ताकि जो बच्चे वीडियोज़ देख रहे हैं उनको भी समझ आ जाए। सो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। हमने कंपेयर किया यूरोप को और टर्की को एजुकेशन के हवाले से, और उसके अंदर जो जो चीज़ें इंक्लूड कर सकते थे, जो जो टॉपिक्स एजुकेशन के हवाले से जुड़ सकते थे स्टूडेंट्स के हवाले से, उनको डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त देता हूँ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।